हेलो दोस्तों, तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैरियत होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मज़ामीन हम लोग पढ़े थे पहले कल, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जिसके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी हैं। उस मज़ामीन के जितने सवाल जवाब हैं उन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि और सारे सवाल को एकदम अच्छे से हल करेंगे। तो आप लोग सवाल और जवाब देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि भूख तोड़ने की इस्लाह को क्या कहते हैं? भूख तोड़ने की इस्लाह को क्या कहते हैं हम बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को वो कहानी, वाले मजमून जो पढ़ा रहे थे। तो हम आप लोगों को बताए थे कि भूख तोड़ने की इस्लाह को क्या कहते हैं, खाना, नाश्ता, रोज़ा या सहरी। तो इसका एकदम सही जवाब होगा कि नाश्ता। एकदम सुबह सुबह जो खाया जाता है वो नाश्ता। तो इसका नाश्ता ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? हम बताए थे कि फ़ितूर। फ़ितूर अरबी में नाश्ता को फ़ितूर कहते हैं, और जो हम नाश्ता में खाते हैं उसी को इफ्तारी भी कहते हैं, क्योंकि वो पहले ही भूख को तोड़ रहा है, इसे अरबी में इफ्तारी कहते हैं। ठीक, फ़ितूर के माना बताए। फ़ितूर के माना क्या है? तोड़ने के हैं। फ़ितूर का माना तोड़ने के, जो रोज़ा तोड़ते हैं हम लोग। ठीक, तो फ़ितूर का माना तोड़ने के, यानी कि इफ्तारी से हम लोग रोज़ा तोड़ते हैं। ठीक, तो तोड़ने के ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सुर्खी। चौथा सवाल है कि सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी, सुर्ख मतलब होता है लाल। लाल, और जो लाल पेन से लिखा रहता है उसी को कहते हैं सुर्खी। यानी कि जो टॉपिक जो नहीं लिखा जाता है, जैसे कि हेडिंग जिसको कहते हैं हेडिंग, तो उसको लाल रंग के कलर से पहले, कलम से पहले लिखा जाता था हेडिंग मोटे अक्षरों में, तो उसको सुर्खी कहते थे। ठीक, तो सुर्खी मतलब उन्वान, उन्वान। ठीक, किसी भी कहानी का उन्वान जो लिखा जाता है उसे सुर्खी ही कहते हैं। ठीक, जैसे कि हम अभी अब आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये जो हम लिख रहे हैं ये सुर्खी है, मतलब ये लिखा जा रहा है, हम इस कलर से लिख रहे हैं, तो इसको सुर्खी एक तरह से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको लाल से लिखें, अगर यहीं पर लाल ये ले लें और लाल से हम लिखें तो ये सुर्खी हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है अहदी के माना क्या है? देखिए ये खे नहीं है, ये खे नहीं है। ठीक, ये है अहदी। इस पर ऐसे जजम होता है ना, जजम, ये जजम ऐसे जाल की तरह, उसी को कहते हैं। ये जजम है इसके ऊपर, ये खे नहीं है, अहदी है। अहदी का माना क्या होता है? तो अहदी का माना होता है काहिल। काहिल मतलब बिना काम काज के जो बैठा रहता है उसी को अहदी कहते हैं। ठीक, और उसके बाद अब देखिए ये है अहादी। अहदी का माना क्या होता है? छठा सवाल है कि अहदी का माना क्या होता है? तो अहदी का माना होता है एक। अहदी का माना एक है। ये सब हम आपको बताए हुए हैं। ठीक, आपको इस सब का जवाब मालूम होना चाहिए। वैसे भी हम बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसका जवाब मालूम होना चाहिए था। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कलई खोलना। हम आपको बताया था कलई खोलना यानी कि राज को खोलना, ऐब खोलना। ठीक, तो ऐब को जाहिर करना, या कहाँ है? ये है कहीं पे, देखिए तो ऑप्शन में, ऑप्शन हाँ अलिफ में ही तो दिया हुआ है ऐब खोलना, तो ये सही हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं हो गया, इसको हम और पतला कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कलई फेरना, मतलब पेंट करना या ऐब छुपाना। पेंट करना भी होता है, कलई फेरना मतलब उस पर रंग कर दिए, उस पर सफ़ेदी चढ़ा दिए। यानी कि ये ऐसे हो गया जैसे कि कोई, हम आपको मतलब एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि जैसे कोई दीवार है। ठीक, तो वो दीवार पे कुछ था, उस पर हम सफ़ेदी चढ़ा दिए। ठीक, तो मतलब वो ऐसे हो गया जैसे उस पर कुछ था ही नहीं। ठीक, उसी तरह ऐब को छुपा देना, ऐब को छुपा देना ही कलई फेरना कहलाता है। ठीक, तो ऐब को छुपा देना, कलई फेरना। ठीक, तो अब चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ कि शिबली नुमानी के सीरत की किताब सीरतुन्नबी को किसने मुकम्मल की थी? तो आपको हम बताया थे कि उनके जो शागिर्द थे
सुलेमान नदवी, उन्हीं ने उसको मुकम्मल किया था। तो सुलेमान नदवी इसमें ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में तो है, ऑप्शन जी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? 22 नवंबर 1982 को, 22 नवंबर 1983 को, 22 नवंबर 1984 या 22 नवंबर 1985। 84 क्या, हाँ 84 जी में 84 ही सही हो जाएगा कि 22 नवंबर 1984 को पैदा हुए थे। ठीक। अच्छा, सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए थे? सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए थे? पटना, गया, दसना। दसना ही में पैदा हुए थे, दसना नालंदा में पैदा हुए थे। तो दसना ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? उनके वालिद का हकीम, सैयद अबुल हसन, सैयद नूर हसन, सैयद अनवार हसन, अनवारुल हसन, सैयद हसन। तो हकीम सैयद अबुल हसन कहाँ है? अब ऑप्शन पहले ही करेक्ट है, तो यही सही है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सुलेमान नदवी ने कहाँ से आलमियत की? सुलेमान नदवी ने कहाँ से आलमियत की? दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, या शमसुल उलूम, या फलाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दारुल उलूम नदवतुल उलमा, ऑप्शन बी यानी कि बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सुलेमान नदवी के अदबी दास्तान कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर और शिबली नुमाली। शिबली नुमाली ही उनके दास्तान थे, उस्ताद थे। हम कहाँ पढ़ रहे हैं यार, हमसे भी गलती हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे? तो वो है शिबली नुमाली, ऑप्शन जी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते अब अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ? 23 नवंबर 1950, 23 नवंबर 1951, 23 नवंबर 1952, 23 नवंबर 1953। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 नवंबर 1953 को उनका इंतकाल हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल ख़त्म होता है। अब आते हैं मुख्तसर तरीन सवालात। तो मुख्तसर तरीन सवालात है कि भूख तोड़ने की इस्लाह को क्या कहते हैं? इसको एकदम छोटा सा आंसर दे देना है, तो छोटा सा आंसर नाश्ता। ठीक। सुलेमान नदवी कितने ज़ुबानों के माहिर थे? हम आपको बताए थे एकदम, मतलब उस पर हम आपको गौर करके बताए थे कि सुलेमान नदवी कितने ज़ुबानों के माहिर थे। 4 ज़ुबानों के माहिर थे। अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी के माहिर थे। ठीक। सवाल, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो फितूर है, और इसी से बना है इफ्तारी। फितूर के माना बताए, फितूर का माना तोड़ने के है। ठीक। लफ्ज़ निहार को किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल किया जाता है? तो फ़ारसी और हिंदी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। और अगला सवाल है कि क़लई किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसके माना क्या है? क़लई जो है लफ्ज़ वो किस ज़ुबान के हैं? तो अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ है और इसका माना होता है रांगा यानी कि रंगा हुआ। ठीक। अब आते हैं 8वां सवाल है कि सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी से मुराद है उन्वान। यानी कि देखिए, हम जैसे कोई उन्वान लिख रहे हैं, जैसे कि हम लिख दिए उन्वान, हम सच में हम आपको उन्वान ही लिख कर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्वान, ये देखिए, ये मतलब मान के चलिए कि ये सुर्खी है। ठीक। क्योंकि मोटे अक्षर से लिखा हुआ है। ठीक। तो पहले ज़माना में सुर्खी लिखा जाता था, तो उसी को कहते थे उन्वान। ठीक। अब अगला सवाल है कि अहदी और अहादी में फ़र्क बताए। ठीक। देखिए, एक पर जज़म यहाँ पर है, यहाँ पर जज़म है, तो अहदी, अलिफ अह दालिया जदी अहदी, और अहदी में फ़र्क वाज़िह कीजिए। ठीक। जवाब है अहदी का माना सुस्त होता है, सुस्त, काहिल, मतलब बिना काम काज के काम नहीं करने वाला। ठीक। अहादी के माना अकेला होता है, वाहिद। ठीक। और चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ कि कलई खोलना और कलई फेरना के क्या फ़र्क है? कलई खोलना का माना होता है ऐब को ज़ाहिर करना। ठीक। ऐब को ज़ाहिर करना यानी कि कलई खोल दिया, उसके राज को खोल दिया। ठीक। और कलई फेरना यानी कि उसके राज पर पर्दा पोशिश करना, यानी कि कलई फेरना के माना है ऐब को छुपाना। ठीक। अब चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है
कि कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं, बताइए। कलई को हम बताए थे कि कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं। तो कलई को अरबी में लिसान और फारसी में रांगा कहते हैं, ठीक। अच्छा, सवाल 11 नंबर है कि पूरब और पश्चिम की ज़ुबान से ज़ुबानें कौन सी ज़ुबानें मुराद है, ठीक। मुसन्निफ मुराद लेता है, ठीक। पूरब की ज़ुबान मुसन्निफ का मुराद है कि अरबी ज़ुबान, और पश्चिम की ज़ुबान से मुराद है अंग्रेज़ी ज़ुबान, ठीक। अब चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अब ये भी सवाल ख़त्म होता है, बात है मुख्तसर सवालात। मुख्तसर मतलब अब इसको थोड़ा सा लंबा करके, मतलब 2 नंबर में ये जवाब इसको देना है, वो भी 2 ही नंबर का था, तो इसका जवाब देना होगा कि अब इसका सवाल है कि पेट के लिए खाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के ख़यालात को वाज़िह कीजिए। देखिए, हम सैयद सुलेमान नदवी के ख़यालात को हम अच्छे से उस मज़मून में पढ़े थे, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो छापा हुआ है हू बहू उसी को हम मतलब रट्टा मारे और रट्टा मार कर जाकर एग्ज़ाम में लिखे, ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि ज़रूरी ये है कि हम जो पढ़ाए थे उसको समझिए, और उसके बाद इसका सवाल का जवाब मतलब आप समझ जाएंगे तो उसके सवाल के जवाब खुद ही आप दे देंगे, ठीक। तो इस चलिए देखते हैं क्या है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है, ये सवाल है। तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ़ लोगों के जवाब मुख्तलिफ होंगे, यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब होंगे। इसलिए कि सबों के तजुर्बात व मुशाहिदात खाने के सिलसिले में यकसा नहीं होते, ठीक। अलग अलग सबके वाहिदात होते हैं, सबके खाने के तरीके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। कोई 12 बजे खाता है, कोई मतलब दोपहर में खाता है, कोई सुबह में खाता ही नहीं, ठीक। जहाँ तक कि सैयद सुलेमान नदवी की बात है तो इस सिलसिले में उनका ख़याल यह है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है, ठीक। और सुबह सवेरे कुछ पेट में खा लेने से दिन भर के धारस या इत्मीनान हो जाता है, ठीक। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल है कि कलिया से कुलिया से क्या मुराद है, अरबी और हिंदुस्तानी ज़ुबान में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जवाब, हमारे हिंदुस्तानी तहज़ीब में कलिया कोरमा आम खाना है। ये खाना का नाम है कलिया कोरमा, आम खाना है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है। कलिया के बज़ाहिर शक्ल तो अरबी है, लेकिन इसके माना अरबी नहीं है। अरबी में इसकी शक्ल कलिया हो सकती है जो कली है, ठीक। कली से बना है। कलई फ़ेल है जिसके माना भूनना होता है। कली का माना क्या होता है, भूनना, ठीक। इस तरह भुने हुए गोश्त को कलिया कहते हैं, ठीक। भुने हुए गोश्त को देखिए यहाँ पर पूछे कि कलिया से क्या मुराद है, तो कलिया से मुराद है भुना हुआ गोश्त, ठीक। आप अपने से भी लिख सकते हैं बनाकर। नए और पुराने नुक्ता निगाह से लफ्ज़ सुर्खी का जायज़ा लीजिए। जो सुर्खी, ये सवाल कर रहा है कि जो सुर्खी लफ्ज़ है ना, उसके पुराने और नए जो लफ्ज़ है उसका जायज़ा लीजिए। आजकल ज़ुबान में एक लफ्ज़ सुर्खी राइज है जो मज़मून के सुर्खी के लिए इस्तेमाल होता है। सुर्खी लफ्ज़ जो सुर्ख के सिफत है वह सुर्ख के माना लाल रंग के होते हैं, ठीक। पहले ज़माने में मज़ामीन लिखने के लिए, देखिए हम बताए थे ना कि मज़ामीन लिखने के लिए जो हेडिंग लिखा जाता था उसी को लाल रंग से लिखते थे। मज़ामीन के उन्वान मतलब जो टॉपिक होता है उसी को लिखते हैं मोटे अक्षरों में। अभी भी लिखा होता है, कोई किताब में देखिएगा तो वो मोटे अक्षरों में काला रंग से लिखा होगा, या नहीं तो लाल ही रंग से लिखा होगा, ठीक। उन्वान के इम्तियाज़ पैदा करने के लिए सुर्ख रंग की स्याही से लिखते थे। नए दौर में जब छापा खाना का इजाद हुआ तो रफ्ता रफ्ता बाब या मजमून की सुर्खी कहने लगे, ख्वाह आप उसको काले रंग की रोशनाई से क्यों न लिखे।
अब हम उसको क्या किस से लिखते हैं, काले रंग की रोशनाई से। ठीक, अब आते हैं अगला सवाल। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है? ये किताब से माखूज़ ली गई, माखूज़ मतलब लिया हुआ है, नक़ूश सुलेमानी। ये किताब का नाम आप याद रखिएगा, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। नक़ूश सुलेमानी से ये जो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ है ना, ये सवाल लिया गया है। ठीक, अब चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि सुलेमान नदवी के उस्ताद ग़रामी का क्या नाम था? देखिए हम बताए हैं कि उनके उस्ताद ग़रामी का नाम नदवी के उस्ताद ग़रामी का नाम शिबली नुमानी था, जिन्होंने क्या लिख रहे थे सीरत नबी, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका था। तो इनका जो सपना था, जो इनकी ख्वाहिश थी, उनको पूरा करने के लिए सुलेमान नदवी ने कोशिश किया और उनके सपने को पूरा भी कर दिया, यानी कि सीरत नबी को लिख दिया। ठीक, हमारी ज़ुबान में शोरबादार गोश्त को क्या कहते हैं? अभी हम लोग, अच्छा बताइए, शोरबादार गोश्त को क्या कहते हैं? हमारी ज़ुबान में शोरबादार गोश्त को कलिया कहते हैं। ठीक, कलिया बोले तो जिस गोश्त के साथ कुछ तरकारी भी डाली गई हो, जैसे आलू हम लोग मतलब गोश्त में डाला जाता है, बल्कि गोश्त के साथ वाले इसी तरकारी की कलिया कहने लगे हैं। ठीक, अब चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश सन बिहार के किस ज़िला में हुई? जो सुलेमान नदवी की पैदाइश है वो बिहार के किस ज़िला में हुई थी? दसना की बिहार के किस ज़िला में हुई थी? ठीक, तो सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना सूबा बिहार के नालंदा ज़िला में हुई। हम जो कि एक बार बता चुके हैं, एक बार नहीं 3-4 बार हम आपको बता दिए। एक बार कहानी पढ़ाते समय, एक बार फिर जो शुरू में सवाल आई थी, शुरू में जो सवाल हुई थी उसमें भी। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने के ख़ास मैदान क्या है? सुलेमान नदवी क्या था? सुलेमान नदवी एक गैर मामूली जहन के मालिक थे, मतलब जहन से भी उतने मजबूत नहीं थे। बेशतर अलूम के दरवाज़े उनके लिए खुले हुए थे, लेकिन उनके पढ़ने लिखने के ख़ास मैदान तारीख़ इस्लाम था, यानी कि वो इस्लाम की तारीख़ को पढ़ा करते थे, वो उसी में अपना महारत हासिल किया करते थे, उसी में लगे रहते थे, इस्लाम की तारीख़ को जानते थे। तारीख़ मतलब इतिहास। ठीक, अब चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए तवील सवालात आ गया। अब देखिए, अब सोचिए, अगर मान लेते हैं कि आप उतना रट लिए, ठीक, तो अब कैसे रटिएगा? क्योंकि अब तो ये देख रहे हैं ना, इसका जवाब देख रहे हैं ना, अभी और होगा इसका जवाब, अगले सफ़ा में होगा। तो बताइए कैसे रटिएगा? तो रटना नहीं है, बस हम जो पढ़ा दिए उसको समझ लेना है। अगर समझ गए तो आप खुद से ही इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो हमारे खाने में नाश्ते की अहमियत क्या है? अब आप ही बताइए कि या आपके खाना जो खाते हैं उसमें नाश्ता की क्या अहमियत है? क्या आप बता सकते हैं? तो जो अहमियत है आप वो लिख दें। ठीक, तो हमारे शबो रोज़ के खाने में नाश्ते की गैर मामूली अहमियत है, गैर मामूली में अहमियत है। यह लोग बात के तहज़ीब के बोलते हुए इक़दार के नतीजे में मुख्तलिफ़ लोगों का तर्ज हयात और नशिस्त बर्खास्त मुख्तलिफ हो गया है, जिसका नतीजा खाने के औक़ात भी अपने अपने ज़ाती हालात के बुनियाद पर मुख्तलिफ हो गए हैं। इसलिए इसके बावजूद लोगों की अक्सरियत इस बात की कायल है कि तमाम खानों में नाश्ते की अहमियत सबसे ज़्यादा है, यानी तमाम खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना क्या है? नाश्ता। देखिए हम भी बता दे रहे हैं कि नाश्ता वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर ज़्यादा देर अगर हम लोग, देखिए हमारे जो मैदा है, बोले तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं या छोटी आंत, तो उसमें एक तरह का हार्मोन रिलीज होते रहता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता रहता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक तेज़ाब की तरह होता है। ठीक, तो अगर हम लोग खाते हैं तो वो उसको पचाता है। ठीक,
وہ اس کو پچاتے ہیں. ہم آپ کو شارٹ میں بتا رہے ہیں، اگر اس میں گھس جائے تو زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، اس لیے ہم بتا رہے ہیں. لیکن جب ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں تو وہ ریلیز ہوتا ہی رہتا ہے، جو کہ اگر نہیں کھانے سے اس پہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو معدہ کی جو دیواریں ہیں اس پر وہ مطلب اس کو ہانی پہنچاتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، جس سے معدہ کی دیواروں پر گھاؤ کی طرح داغ بن جاتا ہے، گھاؤ کی طرح ہو جاتا ہے. ٹھیک، جس کو السر کہتے ہیں. اسی بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ السر. ٹھیک، زیادہ دیر کھانا نہیں کھانے سے یہ بیماری ہوتی ہے. تو اسی لیے رات بھر بھوکے ہیں تو ہمارے اندر وہ ہارمون بھی ریلیز ہوئی، جس کے کارن ہم لوگ اگر نہیں کھاتے ہیں تو السر ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے کھانا زیادہ ضروری ہے، ناشتہ زیادہ ضروری ہے. جب آدمی رات بھر سوتا ہے نیند کی حالت میں رات کا کھایا ہوا کھانا اچھی طرح تحلیل یعنی کہ پچ جاتا ہے. جب آدمی صبح کو نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اسے شدت سے بھوک کا احساس ہوتا ہے. بھائی میں تو اس میں کنفرم نہیں ہوں کیونکہ مجھے تو نہیں ہوتی بھوک، اتنا زیادہ نہیں لگتی. ایسی حالت میں کچھ بھی کو ناشتے میں کی شکل میں کچھ غذا مل جائے تو پورے دن کے لیے دھارش ہو جاتی ہے. اس میں صبح میں کچھ بھی مل جائے کھانے کے لیے تو وہ پورے دن کے لیے مطلب اطمینان دلا دیتی ہے. ٹھیک، یہ عجیب بات ہے کہ ناشتہ کے لیے دنیا اکثر زبانوں میں بھوک توڑنے کی اصطلاح رائج ہو چکی ہے. مغربی اور مشرقی زبان یعنی انگریزی اور عربی زبانوں میں ناشتہ کے لیے بھوک توڑنے کی اصطلاح رائج ہے. عربی اور جو عربی زبان ہے اور انگریزی زبان ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھوک توڑنے کے اصطلاح کہتے ہیں. ٹھیک، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اور دیگر زبانوں میں بھی یہی صورت حال ہوگی. ٹھیک، عربی میں ناشتہ کے لیے فطور، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فطور کا لفظ رائج ہے. اسی لفظ سے روزہ افطار نکلا ہے، روزہ افطار اسی لفظ سے نکلا ہے، افطار. ٹھیک، اور جس چیز سے افطار کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ افطاری. ہم لوگ افطاری رمضان کے دن نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس سے افطار کرتے ہیں، جو صبح کا ناشتہ ہوتا ہے اسی ناشتہ بول سکتے ہم لوگ، اس سے افطاری کرتے ہیں. ٹھیک، افطاری کہتے ہیں. اور فطور کے معنی توڑنے کے ہیں، یعنی روزہ کے بھوک کے توڑنا. ہمارا ناشتہ بھی اسی قسم کا لفظ ہے. لفظ فارسی میں اس لفظ کو اس آدمی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جو صبح سے کچھ نہ کھایا ہو یعنی بھوکا ہو. جو صبح سے بھوکا ہو اس کے لیے ہم افطاری کہہ سکتے کہ افطاری کر لو بھائی، کیونکہ وہ صبح سے بھوکا ہے. اسی طرح ہم لوگ رمضان میں افطاری کیوں کہتے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ اس وقت ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں. ٹھیک، اب ہم اس چیز کو ناشتہ کہنے لگے جو صبح سویرے ایسے آدمی کو کھلایا جائے جو بھوکا ہو، یعنی شخص کے بجائے چیز کا نام ناشتہ ہو گیا. ٹھیک، پہلے ہم لوگ شخص کو کہتے تھے کہ یہ بھوکا ہے صبح سویرے، اور اب جو کھانا ہے اس چیز کا نام پڑ گیا ناشتہ. ٹھیک، ناشتہ کر لیجئے، یعنی کہ آئیے ناشتہ کر لیجئے. ٹھیک، کھانا کھا لیجئے، صبح میں ناشتہ کر لیجئے. ہم لوگ تو کھانا ہی کہتے ہیں. کا دقت ہے؟ بہاری کا کوئی ناشتہ واشتہ کچھ نہیں چلتا ہے، وہ کہے گا کہ چلو کھانا کھا لو. چلیے اب بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ لفظ نہار منہ فارسی اور ہندوستانی زبان میں کیسے ایک دوسرے سے متعلق ہے؟ جو وضاحت کیجیے. لفظ نہار اور فارسی ہندوستانی زبان میں کیسے ایک دوسرے کے متعلق ہے، وضاحت کیجیے. دیکھیے ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سوال کو رٹنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم جو پڑھائے ہیں اسی پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ انشاءاللہ العزیز آپ سارے سوالات کے جوابات آپ خود بخود ہی دے دیں گے. ٹھیک،
تو دیکھتے ہیں یہاں پر جو دیا ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں، تو دیا ہے کہ لفظ نہار منہ فارسی اور ہندوستانی زبان میں لفظ مشترک ہے اور دونوں میں اس لفظ سے متعلق بہت گہرا تعلق ہے۔ نہار منہ دراصل نہار کی صف ہے۔ یہی لفظ ہندوستانی زبان میں صبح کے بھوک کے پیٹ والوں کے لیے رائج ہے۔ یہ لفظ نہار منہ بنیادی طور پر فارسی کا ہے۔ نہار منہ یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی سے ہندوستانی زبانوں میں جمع ہو کر ہندوستانی زبان میں ایک اصطلاح بن گیا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فارسی لفظ ہندوستانی زبان سے اس طرح مل گیا ہے گویا اب ہندوستانی لفظ ہی ہے۔ جو فارسی کا لفظ ہے وہ ہندوستان کی لفظ اس طرح مل گیا جیسے وہ ہندوستان کا ہی لفظ ہے۔ اس کی اصلیت نہارا ہے، نانفی کے لیے ہے، اور ہندی میں ہار کے معنی غذا ہے۔ دیکھیے نہار کا مطلب نہارا کا مطلب نانفی اور ہار کا معنی غذا ہے۔ اب شکل یوں ہے نہارا یعنی نہیں کھایا ہوا کو کیا کہتے ہیں؟ نہارا، ٹھیک۔ اب اسی لفظ سے نہاری یعنی نہاری بنا ہے جو صبح کو نہار منہ کھائی جاتی ہے، یعنی کہ خالی پیٹ کھائی جاتی ہے، اسی کو نہار منہ کہتے ہیں۔ دلی اور لکھنؤ وغیرہ میں یہ رفتہ رفتہ ایک خاص قسم کی غذا کو کہا جانے لگا ہے، جو بازاروں میں پکی پکائی چٹنی قسم کی ملتی ہے، ٹھیک۔ لفظ نہارا سے ایک لفظ آہار بھی بنتا ہے۔ آہار کس سے بنتا ہے؟ لفظ نہارا سے، جس کے معنی کیا ہے؟ جس کے معنی لئی کے ہوتے ہیں، جو کاغذ اور کپڑے پر صرف اس لیے چڑھائی جاتی ہے کہ وہ مضبوط ہو جائے۔ کپڑا پر اگر آپ آٹے کو سان کر اس کو لئی جب چڑھائیے گا نا تو بہت ہی کٹھور ہو جاتا ہے، ٹھیک، مضبوط ہو جائے۔ اور دوسری طرف آہار غذا کو بھی کہتے ہیں جو انسانی جسم کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اسی بنیاد پر اس لیے کو بھی آہار کہتے ہیں۔ اس لیئی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ لیئی ہے یار، ہم بار بار اس کو کا پڑھ دے رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ لیئی کو بھی آہار کہا جانے لگا ہے، جو کاغذ اور کپڑے کی قوت میں اضافہ کرتی ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ کھانا ہمارے شریر کو جو ہمارے جسم ہے اس کو قوت دیتی ہے، اسی طرح یہ لیئی جو ہے وہ کپڑے اور کاغذ کو مضبوطی دیتی ہے اور اس کی قوت میں اضافہ کرتی ہے، اسی لیے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ آہار غذا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لفظ نہارا منہ ایک ایسا لفظ ہے جو انسانی اعتبار سے فارسی اور ہندوستانی زبانوں میں نہ صرف ایک لفظ مشترک ہے بلکہ ایک دوسرے سے بہت ہی قرب کے ساتھ متعلق ہے۔ دیکھیے ہم سب سے اچھا بات آپ کو بتائیں، سن کے خوشی ہوگی، وہ یہ کہ جتنے بھی طویل سوالات ہیں نا اس میں شاید ہی میں بول رہا ہوں نا، شاید ہی کبھی پوچھا ہوگا۔ طویل سوالات نہیں پوچھتے ہیں بلکہ مصنف جو ہے، رائٹر ہے، ان کے جنم دن، ان کا انتقال، ان کے بارے میں، ان کے والد کا نام، ان کا اصل نام، یہی سب بس پوچھتا ہے، سب سے زیادہ یہی پوچھتا ہے۔ نہیں تو جو 2 نمبر کا جو سوال ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے، ٹھیک، لیکن ایسا نہیں پوچھتا۔ ہاں لیکن ہوتا ہے نا ایک مضمون لکھنا، پھر سے
ख़त लिखना, ये सब पूछता है। तो हम ख़त लिखना भी आपको सिखाएंगे, मजमून लिखना भी आपको सिखाएंगे, आपको सब चीज़ें हम सिखा देंगे, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक। तो अब चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। मुख्तलिफ बाज़ार की रोशनी में लफ्ज़ क़लई का जायज़ा कीजिए, ठीक। ये रही बाज़ार ने, मुख्तलिफ ज़ुबानों की रोशनी में लफ्ज़ क़लई का जायज़ा लीजिए। लफ्ज़ क़लई हिंदुस्तानी ज़ुबान का मशहूर लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ के क़लई की क़लई खोलने पर मालूम होता है कि इस लफ्ज़ को गरचे लिखते क़लई है, लेकिन बोलते सतह पर इसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। इस कली कली बोला जाता है, ठीक, कली बोला जाता है, ठीक। और हिंदुस्तानी ज़ुबान में कलई खोलने, कलई के माना सफाई सफेदी के हैं, ठीक। और इसी मकसद के पेश नज़र जब बर्तन की सफाई की जाती है तो तब बर्तन पर कलई करना कहते हैं, ठीक। और जब मकान की सफाई कराई जाती है तो मकानों की कलई करना का फेरना कहते हैं, ठीक। और लफ्ज़ कलई गर्च कदीम अरबी ज़ुबान में नहीं था, लेकिन जदीद अरबी लुग़त के लफ्ज़ में कलई मिलता है। कलई अरबी के में लिसान को कहते हैं और फ़ारसी में रांगे को कहते हैं, कलई कहते हैं, ठीक। मगर रांगे को क्यों कहते हैं? चूँकि रांगा एक धात है जिसका शुमार मादनियात में होता है। इस ज़िमन में लिसानुल अरब के कौल है कि कला एक कान है जिससे रांगे की बेहतरीन किस्म निकलती है। देखिए आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम इसको पढ़ने लगे तो वीडियो तो ज़्यादा लंबी हो ही गई, आधा घंटा पार कर ही गया, और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये सवाल आता नहीं है वैसे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और देख लीजिए, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक। और चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के क़वायद अपनी ज़ुबान में लिखिए। ये सब आप अपनी ज़ुबान में कैसे कैसे लिखना है आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े हुए, हम कहानी अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक। तो आप लोग लिख सकते हैं और आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये तवील सवाल पूछता नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। और चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। देखिए चलिए अब हम देखते हैं, ये कवायद है। कवायद हम इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें भी थोड़ा सा कवायद के बारे में जाने थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 2 का सवाल जवाब है, उसमें हम बताए थे कवायद में कुछ था, सब में कुछ ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है मतलब इसमें, लेकिन पूछता है एग्ज़ाम में कवायद से भी सवाल। अगर कवायद मजबूत है तो आप 95+ मार्क्स ला सकते हैं, ठीक। तो इसमें कवायद है कि दर्ज झेल अल्फाज के 2 मुहावरे बनाए। मुहावरा समझते हैं ना, है? मुहावरा आँख पानी कलई जान छाती। आँख दिखाना, आँख मारना, इशारा करना, मतलब मुहावरा है कि। और उसी जैसे कि हम किसी भी बात को एक मुहावरे द्वारा नहीं कहते हैं कि हमको आँख मार रहा है, यानी कि वो इशारा कर रहा है, ठीक। तो देखते हैं, चलिए। आँख है तो आँख दिखाना, जान है तो जान छुड़ाना, पानी पानी होना मतलब शर्मसार होना, आँख दिखाना, आँख का तारा होना, ये भी एक मुहावरा है, यानी कि बहुत प्यारा होना। आँख दिखाना मतलब गुस्से से उसकी तरफ देखना, जान छुड़ाना मतलब छुटकारा पाना, जान पड़ना मतलब कि जान के पीछे पड़ जाना, ठीक। छाती पीटना मतलब आप गम मनाना, ठीक। छाती पर मूंग
लौटना, जैसे कि गुस्सा आदमी की छाती पर सांप लौटना, यानी कि उसको कहते हैं ना जलन में जब आदमी कहता है कि छाती पर सांप लौट रहा है, ऐसे ही कुछ बोलता है। पानी पानी होना यानी कि पानी में आग लगाना, ठीक, यानी कि झगड़ा लगा देना, दम ठंडा माहौल में जाकर झगड़ा झगड़ा लगा जाना, ठीक। कलई कलई खोलना यानी कि राज को खोलना, कलई फेरना यानी कि राज को छुपाना, ठीक। अब इतना कवायद आप लोग देख लिए होंगे, तो आप एक स्क्रीन शॉट अगर इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं, 1 2 3 4। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे है क्या। ये भी आगे वाला भी कवायद ही है। तो अब देखते हैं इसम। इसम बोले तो संज्ञा, नाउन, उसी को इसम कहते हैं, बस तम सेम टू सेम, ठीक। तो इसम की तारीफ बयान कीजिए। इसमें कहते किसको है, बताइए। नाउन किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, बस वही इसमें है। और उसकी किस्मों को बयान करते इसमें, इसमें सिफत नहीं यार, हम सॉरी यार, इसमें सिफत है, ठीक। इसमें ये इसमें नहीं है, इसमें सिफत है। तो इसमें सिफत क्या है बयान कीजिए और उनके किस्मों को लिखे। तो इसमें सिफत उस इसम को कहते हैं जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह अच्छाई, बुराई, हालत, कैफियत, रंग, तादाद, मकदार मालूम होता है उसे। जैसे गर्मी, पानी और नेक आदमी में गरम और नेक सिफत, ये सब क्या है, सिफत, इसमें सिफत है, ठीक। यानी कि जो इसम के सिफत को बताए उसे इसमें सिफत कहते हैं, ठीक। क्योंकि ये इसम की सिफत को बता रहा है, जैसे कि ये है ना तादाद और मकदार मालूम होना। जैसे कि गर्म पानी, यानी कि ये पानी जो है, पानी एक इसम है, ठीक। और ये जो बता रहा है कि गर्म है, गर्म यानी कि पानी की इसम, यानी कि खूबी सिफत को बता रहा है, ठीक। आदमी, नेक आदमी, आदमी एक नाउन है, ठीक। और ये जो नेक है ये उसके इसम यानी कि सिफत को बता रहा है। देखिए आदमी ये इसम है, और नेक, देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आदमी, अच्छा से नहीं लिखा है, आदमी क्या है, इसम है। और जो ये नेक है, नेक, ये जो नेक है ना, ये है सिफत, क्या है, सिफत। हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक। ये दम मतलब हम लोग को लिखना ज़रूरी नहीं है, हम आपको याद कराना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। और देखिए इसमें सिफत 7 किस्म की होती है जो दर्ज झेल है। सिफत आरजी, मतलब जो सिफत थोड़ी देर के लिए रहे उसे आरजी, आरजी मतलब थोड़ी देर। सिफत दायमी मतलब हमेशा रहे। सिफत ज़ाती, जो ज़ात, उसकी ज़ात से जो सिफत मिलती है, ठीक। सिफत निस्बती, यानी कि निस्बत से, लगाव से जो सिफत मिलती है उसे निस्बती। निस्बत मकदारी और निस्बत अदबी, और भले यार हम निस्बत नहीं, सिफत निस्बती, सिफत मकदारी, सिफत अददी और सिफत इस्तफाहमी, ठीक। तो हम लोग इतना जान चुके हैं, और आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरे से ख़त्म होता है, अब सवाल भी ख़त्म हो गए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय।